सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे मुल्क की तारीख में पहली बार कॉटन की इंपोर्ट हम देख रहे हैं कि मकामी पैदावार से तजावुज़ कर गई है, जो पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान ने फ़िस्कल ईयर 2025 के दौरान 4 अरब 24 करोड़ डॉलर मालियत की कपास और इससे मुताल्लिका मसनूआत दरामद की हैं, जो ना सिर्फ अगर हम देखें कि गुज़श्ता माली साल की निस्बत 61% ज़्यादा हैं, बल्कि कपास की मकामी पैदावार की कुल मालियत से भी बहुत ज़्यादा है। जबकि इस दौरान टेक्सटाइल बरामदात में सिर्फ 7.22% इजाफा हुआ। दूसरा, गुज़श्ता सीज़न में कपास की पैदावार में सालाना बुनियादों पर तकरीबन 60% कमी वाक़ई हुई है। अब पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क के लिए इस खबर का क्या मतलब है और हम क्यों ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकल प्रोडक्शन है उसमें कमी की वजह और हमें क्यों इतना इन्हसार करना पड़ रहा है इंपोर्ट्स पर। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम कहेंगे। जाहिद साहब, क्या वजह आप समझते हैं और साथ ही साथ आप क्या समझते हैं कि इंसेंटिव्स की कमी है कि हम लोकली इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उस तरह से, और इस दूसरी चीज़ ये भी कि हमें क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि ये भी अक्सर इतलात आती हैं कि कपास की जो पैदावार है वो ख़राब हो गई है। इस तरह के मामला भी क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से भी हमें फेस करने पड़ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि कॉटन जो है वो एक ज़माने में हमारे यहाँ हमारी पहचान हुआ करती थी और उसको हम सिल्वर गोल्ड कहा करते थे और हमें उसमें ज़ाहिर है कि बहुत दुनिया में एक अच्छा हमारा नुमाया मकाम था उसमें। लेकिन अब उसके बाद जो है रफ्ता रफ्ता अगर हम देखें तो उसमें हमारी प्रोडक्शन कम होती जा रही है और उसमें जो लास्ट ईयर है हमारा या करंट ईयर जो है इसमें हमें बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ है, जबकि उससे पहले 23-24 का जो साल था उसमें टोटल एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी हमारी वो 6.4% थी और 8 मिलियन बेल हमें उसमें इसकी कॉटन की इसमें थी प्रोडक्शन। और अब इस साल जो हुई है ये तकरीबन कोई 5.5 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन हुई है हमारी। बुनियादी वजह जो इसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि SIFC में हमारी कोई गालबन 3-4 महीने पहले इस मौजू के ऊपर एक मीटिंग भी हुई थी और उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि इसकी अर्ली सोइंग की जाए। इसमें जो लेट फरवरी में सोइंग होती है उसकी बजाय फरवरी में सोइंग की जाए तो उससे भी कुछ प्रोडक्शन में इजाफा होगा, क्योंकि एक तो पानी की अवेलेबिलिटी का मसला है, तो फरवरी में पानी कुछ बेहतर होती है सप्लाई, तो लिहाजा ये फैसला हुआ था कि फरवरी में सोइंग की जाए। अच्छा, दूसरे फिर इसमें जो प्रॉब्लम है वो बीज की प्रॉब्लम है। तीसरे स्पेस की प्रॉब्लम है कि कल्टीवेशन का जो एरिया है हमारा वो हर साल इसमें कम होता जा रहा है कॉटन में, और पेस्टिसाइड के इश्यूज हैं। तो ये 4-5 इस किस्म के इश्यूज हैं जिसमें सिंक्रोनाइजेशन की और फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ उस तरीके से हो नहीं पा रही, क्योंकि जब हम देखते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड के जो इश्यूज हैं वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं होते, पानी के इश्यूज जो हैं वो प्रॉपरली नहीं होते। उसमें जो पानी हम देते हैं आबपाशी के लिए इरीगेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो कहीं पानी मिल रहा होता है, कहीं पानी नहीं मिल रहा होता। इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो कॉटन की क्रॉप्स हो रही हैं हमारी वो बहुत अच्छी हो रही हैं और वहाँ पे जो क्वालिटी है वो भी वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी है बलूचिस्तान में कॉटन की, तो उस तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख रहे हैं कि उसमें जिस तरह से ज़रूरत है उसमें अमल करने की, उस तरीके से उस अंदाज में उतनी विगर के साथ उस पर अमल नहीं हो रहा। फिर ये कि उसमें कुछ किसान के लिए इंसेंटिव की बात भी है कि जब उसको ये महसूस होता है कि इस क्रॉप में उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा तो वो फिर उसकी बजाय किसी दूसरी क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस सारे चीज़ को होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। जो SIFC में हमारी मीटिंग्स होती रही हैं इस मौजू पे FPCCI की, तो उसमें बड़े हमें उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके से वो थ्रेड बेयर डिस्कशंस हो रही थी और जिस तरीके से सूबों को भी उसमें एंगेज किया जा रहा था, तो हमें उम्मीद थी कि इसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन रिजल्ट जो हमारी तवक्को थी उसके मुताबिक बहरहाल उस डायरेक्शन में उस तरह से काम नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक। इत्तेशाम साहब, एक चीज मैं आपसे गुजारिश करूं, जो आप ये कह रही हैं कि हमें ये 4.6 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हुई है, उसमें सारी कॉटन इंपोर्ट नहीं हुई, उसमें धागा भी इंपोर्ट हुआ है, प्रोडक्ट्स भी हैं। और वो धागा जो है लोकल मार्केट में यहाँ पे जो एक EFS स्कीम है
एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसके तहत ड्यूटी फ्री धागा भी इंपोर्ट हुआ है, कॉटन भी इंपोर्ट हुई है। तो कॉटन की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो धागा इंपोर्ट हुआ है वो असल में लोकल यूज में गया है, उसमें बहुत सारा मिस यूज हुआ है। तो लोगों ने वो लेके और लोकल प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया है इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट। इसी वजह से आप देख रही हैं कि उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें उतना इजाफा नहीं हुआ जितनी हमने कॉटन या जितना हमने टेक्सटाइल या जितना धागा हमने इंपोर्ट किया। तो उसमें धागे का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो मिस यूज भी हुआ है। ठीक जी इत्तेशाम साहब, ये कितना ज़रूरी हो चुका है कि एक तो कॉटन की ख़रीदारी का निज़ाम, इसको भी बेहतर बनाना, और साथ ही साथ हुकूमत की तवज्जो इस शोबे पर क्यों आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन कम होती जा रही है? जैसे कि जाहिद साहब बात करें कि मीटिंग हुई लेकिन उसके बाद उस पर काम नहीं हुआ। देखिए, हम ना जाहिद साहब की बात से ही मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ। अब देखें ना, ये जो अब हमें लच पड़ गई है माजरत के साथ ड्यूटी फ्री हर चीज़ जो ना इंपोर्ट करना, आप IMF उसका सीरियस नोटिस ले रहा है जगह पे। चलें, आपने आउट ऑफ द वे जाके गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट भी करती है तो उसके नताइज भी तो होने चाहिए ना। अभी आप मुझे बताएं कि अब क्या वजह है कि 14-15 मिलियन बेल पैदा हुआ करती थी, कम होते होते ये 5-5.5 मिलियन बेल पे आ गई हैं, और ये कैश क्रॉप समझी जाती थी। हम जब से मैं प्रोफेशन में हूँ जर्नलिज्म के, मैं तो देख रहा हूँ आधे से ज़्यादा कॉटन, रॉ कॉटन को बेच के पैसे जेब में डालता है किसान, और बड़ा किसान और घर चला जाता है। कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। बांग्लादेश, दुनिया मिसालें दे रही है, वियतनाम आप देखें वो आगे निकल गया, हर चीज़ बना के भेज रहा है बाहर, हमारे यहाँ नहीं है। अब सवाल ये कि कुछ तो आना जेन्युइन मुश्किलात हैं। देखिए ना, ज़री शोबा पहले ही ज़बू हाली का शिकार है। 23% हमारा GDP का ऐसा एग्रीकल्चर, इसके बावजूद हम देख रहे हैं इतनी पैटर्नाइजेशन भी हुकूमत की होती है, इसके बावजूद फिर हम देखते हैं रिज़ल्ट नहीं निकल रहे होते। अब इसी कॉटन को अभी सामने आप रख के देख लें, जैसा मियाँ साहब भी बात कर रहे हैं। देखिए, हम ना कुछ तो क्लाइमेट चेंज है, वेदर पैटर्न इस तरह के तेज़ी के साथ हो रहे हैं को हमारी ये कॉटन क्रॉप जो है ना, ये जितनी हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही होती। पर एकरेज भी हम देख लें कि उसकी कम होती जा रही है सतह, इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा। फिर क्रॉप के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो शिफ्ट हो रही है दूसरी तरफ, क्योंकि इसमें इतने फ़ायदे नज़र नहीं आ रहे होते। अब ये क्यों है? काश इसको हम सही मानों में असेस किया जाता हो। अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि 7.5% इजाफा सिर्फ टेक्सटाइल में हुआ है, इसकी एक्सपोर्ट में हुआ है। काश ये जो बाहर से हमने धागा इंपोर्ट किया, बाकी चीज़ें इंपोर्ट की, इसको वैल्यू एडिशन करके बाहर भेजते, हमारा फॉरेन एक्सचेंज मिलता। 4.5 बिलियन डॉलर आप मुझे बताएं, इतना प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज खर्च करने के बाद अगर नताइज ना निकलें तो मेरा ख्याल है हुकूमत को सोचना चाहिए, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। अब अगला सवाल है कि इसमें कोई शक नहीं आमना कि सूरत हाल ऐसी है, इन एडवोकेट इसमें हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, और इसका ख़ास तौर पर रिसर्च और डेवलपमेंट में PRC एक मेन अदारा है। वहाँ पे आप देख लें जो सूरत हाल है, जिस तरह वहाँ भर्तियाँ होती हैं और जो करप्शन की एलेज कहानियाँ हैं। फिर आजकल तो बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े अफसरान पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी इल्ज़ाम लग रहे हैं वहाँ के ऊपर। उन्होंने क्या करना? आज काश ऐसा होता कि जिस शुरू में इतना पैसा लगाया गया था, नई नई क्रॉप्स आती, नए नए पैटर्न आते, तो शायद हमारी सूरत हाल इतनी बुरी ना होती। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने इस वक्त जो बात हो रही है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है ना इसकी, वो कम होती चली जा रही है। दूसरा इंसेंटिव, जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं, मियाँ साहब ने भी कहा। देखें, कॉटन 2025 में अमेरिका में भी कमी वाक़ हुई है, वहाँ पे भी सूरत हाल ख़राब है वेदर की वजह से, ओवरऑल तो हमारे यहाँ भी है। और फिर दूसरी बात है इसमें आमना, एक और जो हम बात करते हैं इसकी डिक्लाइनिंग कंज्यूमर प्राइस, ये भी जो है कंज्यूमर डिमांड ये कम होने की वजह से भी जो है ना वो हम देख रहे हैं कि ये कॉटन का जो हम देखते हैं सेक्टर, इसमें हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर इजाज़त दे तो मैं एक सवाल मियाँ साहब से भी चलते चलते पूछ लूँ, फिर आप भी आना पूछिएगा। मियाँ साहब, क्या वजह है कि हुकूमत की इतनी ज़्यादा सपोर्ट भी होती है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी चीज़ें हो रही होती हैं, हमारी क्या वजह है कि टेक्सटाइल का शोबा सिवाय छोटी छोटी चीज़ें, तौलिए और दस्ताने हम बेच के घर बैठ जाते हैं, क्यों नहीं इसमें वैल्यू एडिशन होती? जिस तरह बेहतरीन ट्राउज़र, शर्ट, ख़वातीन का लिबास सारी दुनिया बेच रही है, हम पीछे पीछे रह गए हैं, क्या वजह है? देखिए, उसमें बात यह है कि हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं है, और हमने नई और जिद्दत के ऊपर हमने अमल नहीं किया, और हमारी जो जिनिंग का सेक्टर है वो बड़ा पुअर है, और तकरीबन 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज़ करते हैं। और उसके बाद गारमेंट का सेक्टर है, उसमें डिज़ाइनिंग उस तरीके से हमारे यहाँ नहीं है, उस तरीके ब्रांडिंग नहीं है, उस तरीके से ओवरऑल जितना एक मार्केटिंग का जो मैकेनिज़्म होता है उस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। और अगर हम बात करें अपनी यानी फैब्रिक की, तो फैब्रिक में मसला है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का, क्योंकि जितनी भी वैल्यू एडिशन है वो फैब्रिक के स्टेज के बाद आती है।
तो जब तक हम बात करते हैं कॉटन की और धागे की, और तो उन चीज़ों में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की वजह से, तो उस वजह से हम उसमें मार खा जाते हैं। और उसके बाद फिर जो अगला पोर्शन आता है गारमेंट्स वगैरह का या बेड शीट्स वगैरह का, या एक मेडिकल टेक्सटाइल भी होती है, उस तरफ भी हमारी कोई तवज्जो नहीं है, और वो अनटैप्ड सेक्टर है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तो हमने मार्केट एक्सप्लोरेशन के ऊपर तवज्जो नहीं दी, ब्रांडिंग के ऊपर नहीं दी, पैकेजिंग के ऊपर नहीं दी, पब्लिसिटी के ऊपर नहीं दी, और उसमें हमारा जो असल कंसर्न है, जो बिजनेसमैन हमारा कहता है, वो ये कहता है कि जी हमारे पास बजट नहीं है इन सारे कामों के लिए, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और हमें जो ऑर्डर मिलते हैं अभी भी वर्ल्ड से, वो स्पिल ओवर ऑर्डर मिलते हैं कि जो दूसरे मुल्कों से, वियतनाम से, चाइना से या इंडिया से, किसी वजह से जो बायर है उसकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ लास्ट में तवज्जो करता है। फिर अनसर्टेनिटी के इशूज़ भी हैं, उनको ये होता है, हमारे जो कस्टमर है उनको ये फील होता है कि शायद पाकिस्तान बर वक्त शिपमेंट नहीं कर सकेगा। तो इनको अगर हम टोटल करें तो ये छोटे छोटे सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज हैं जिसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और जो मेजर और मेन इशू है हमारा वो वही है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का, कि उसको हम एड्रेस करें तो मेरे ख्याल में फिर बिजनेसमैन के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा कि वो किस तरह से अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए। और हम देख रहे हैं कि हमें हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। देखें बांग्लादेश बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए साजगार माहौल आप समझते हैं ये इस वक्त बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल क्या फरमाया आपने? बिजनेस के लिए आप कह रहे हैं कि साजगार माहौल एक हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं। JUI और मुस्लिम लीग नून में कुर्बतें बढ़ रही हैं, जिससे पख्तूनख्वा में PTI की मुश्किलात बढ़ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दस्तबरदारी से KPK असम्बली में JUI की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात बनने की राह हमवार हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि अदम एतमाद के हवाले से भी अभी भी चहमगोइयाँ जारी हैं। दूसरी तरफ PTI की क़यादत वाज़े लाहा अमल देने में नाकाम दिखाई देती है। अंदरूनी बहरान से लीडरशिप परेशान दिखाई दे रही है, और ऐसे में जो एहतजाजी तहरीक है उसका क्या बनेगा। ख़ास तौर पे जो कहा जा रहा था कि ये जो फुली मोमेंटम पकड़ेगी 5 अगस्त को, लेकिन 90 रोज़ा जो तहरीक का कहा गया था वो कहाँ रह गई 90 रोज़ा तहरीक। और ख़ास तौर पे जो 5 अगस्त को इस टूट फूट पार्टी में जो हम देख रहे हैं, इसके साथ क्या 5 अगस्त का जो शो है वो कामयाब हो पाएगा। इसी पर एहतशाम साहब का तजिया लेते हैं। जी एहतशाम साहब। ये आमना मैं तजिया भी दूंगा, लेकिन आपको आपके शो में मैं बड़ी खबर भी दूंगा कि इस वक्त PTI में क्या चल रहा है। एक तो ओपन बातें हैं जिसका सबको पता है कि कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी में इख्तलाफात, बड़े लोगों में लीडर्स हैं उनमें इख्तलाफात हैं। फिर बानी PTI ने आप सबको स्नफ किया, शट ऑफ कॉल दी कि अब जो बोलेगा पार्टी के ख़िलाफ़ या इख्तलाफात की बात करेगा मैं उसको निकाल दूंगा बाहर। एक तो ये चल रहा है। देखिए अब दो बड़े इशूज़ हैं, एक तो तहरीक की बात है, दूसरा जो इमीडिएट मसला आमना वो सेनेट की टिकटों का मसला है। 6 लोगों की जो टिकटें बानी PTI ने अनाउंस की हैं, दी हैं, उसके बारे में जो कुछ हो रहा है मैं उसके अंदर की कहानी बताता हूँ आपको। पहली तो बात आप ये देखिएगा कि इस वक्त जो सेनेट की टिकटों का रेट लग रहा है ना, वो 35 से 40 करोड़ रुपए तक का लग गया है। ना सिर्फ PTI के अंदर, बाकी जमातों के में अंदर 40 करोड़ ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना पीक पे है इस वक्त। ये मामला जिस तरफ जा रहे हैं, सारे पैसा मांग रहे हैं। जब भी सेनेट का मामला आते हैं हर साल होता है जी, बिल्कुल ऐसे। सेनेट का इलेक्शन हो, आपको याद है कि फॉर्मर फोटा में भी यही होता था, वहाँ पे भी जो इलेक्शन होते थे MNAs की जो स्पेशल सीटें होती थी सेनेटर्स की, वहाँ पे भी पैसा चलता था। वो तो ख़त्म हो गया, अब वो फॉर्मली आपने देखा आ गए KP के अंदर। अब ये जो मसला शुरू आमना कि मंगल के दिन, कहानी मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मंगल वाले दिन मुलाकात होती है बैरिस्टर सैफ की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आजकल सबसे ज़्यादा अहम आदमी PTI के अंदर बैरिस्टर सैफ हैं। उनकी मुलाकात होती है बानी PTI के साथ, और वो वहाँ पे 6 नामों का तय किया जाता है कि जिनको सेनेट के टिकट देने हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं सैफ को कि आप बाहर जाके मीडिया को ये 6 नाम अनाउंस कर दें। आमना मंगल वाले दिन वो मीटिंग के बाद 6 नामों का ऐलान कर देते हैं, जिनमें मिर्ज़ा अफरीदी भी हैं, जिनको निकाल दिया गया था, पार्टी से नून में चले गए थे। पिछले दिनों एक बड़ा शोर हुआ, कवाली पार्टी भी लाहौर में हुई, मिर्ज़ा के घर में बहुत बड़े अमीर आदमी है, एक टिकट उनको गया, मशाल यूसुफ दई दूसरा जो वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार रही, उनको भी टिकट गया, बाकी लोगों के अलावा।
अच्छा, इस मीटिंग के बाद ये हुआ कि बाकी 5 लोगों में इख्तलाफात पैदा हुए, 5 लोगों में परेशानी शुरू हो गई। वो कौन थे? उनमें आप यूँ देख लें, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकमर राजा और शेख वक़ास अकरम। ये KP हाउस में आमना मिलते हैं शाम को इस्लामाबाद में, और ये कहते हैं कि ये बानी PTI ने ऐलान कर दिया, बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया, ये कैसे कर दिया, लिहाजा बैरिस्टर सैफ को बुलाया जाए। अच्छा, बैरिस्टर सैफ को बुलाने में सब हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, और फिर शेख वक़ास अकरम की कहा जाता है उनके साथ अच्छी है, तो उन्होंने उनको कॉल किया, और उन्होंने कहा यार आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं। तो उन्होंने पता क्या कहा हमने, उन्होंने कहा कि मैं किसी का मुंशी और अर्दरी नहीं हूँ, मैं आऊँ। बहरहाल उनकी रिक्वेस्ट पे वो आ गए। एग्जैक्ट 6 मिनट के लिए KP हाउस में आते हैं। उनसे वो कहते हैं कि जी आपने जो अनाउंस किया है आप हमें बताएंगे कि सही नाम है। उन्होंने कहा, लफ्ज़ यूज़ किया हमने कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। जो मुझे कहा था इमरान खान ने, मैंने ऐलान कर दिया। 6 मिनट के बाद उठ के चले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद सलमान अकमर राजा कहते हैं कि जी इसको कंफर्म कैसे किया जाए। तो इमरान खान के एक और वकील हैं आमना, उनका नाम है ज़हीर अब्बास नकवी, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगरचे वो पॉलिटिकल मामलात में बोलते नहीं हैं, लेकिन बैठे हुए थे उनसे कंफर्म करते हैं। इन 5 बंदों की मौजूदगी में सलमान अकम राजा ने ज़हीर अब्बास नकवी जो वकील हैं उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा कि ये जो नाम बैरिस्टर सैफ ने बाहर आके दिए हैं टिकटों के हवाले से सेनेट की, ये सही है? उन्होंने कहा ये सही है, ये मेरे सामने यही 6 बंदे हैं। तो खामोश होकर बैठ के अब अगला मरहला यह है कि उनको परेशानी कि भी ये क्यों हुआ, हमसे पूछा नहीं गया। नतीजतन देख लें कि आज भी पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो कह रहे हैं कि किन लोगों को टिकट दिए गए, पुराने लोगों को इग्नोर किया गया, वो अलग झगड़ा है। अब इसके बाद से इख्तलाफात अपनी जगह में, लेकिन फॉर द टाइम बिंग सारे खामोश हो गए। एक तो सूरत हाल अंदरूनी ये बन रही है। दूसरी आमना तहरीक के हवाले से ये है कि बानी PTI इस नतीजे में पहुँचे हैं कि PTI का प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया जाए। आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का प्लेटफार्म उसको रिवाइव किया गया। चकज़ई साहब और बाकी लोग उसमें देखा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी आ गए। उनको इस तहरीक का 2 नायब सदर जो बनाए गए हैं उनमें वो भी हैं, और उसके बाद 2 सेक्रेटरी जनरल, एक वो हैं, दूसरे जो हैं वो है अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इनको लिया गया है। और ये कहा गया है कि बाकी पार्टियों के साथ मिल के ये मामलात को आगे लेके जाएंगे। अब अगली बात है कि इस वक्त तहरीक के मामले में क्या हो रहा है। हमने देखें सूरत हाल इस वक्त यह है, 1-2 कल और परसों सवात और मर्दान में छोटी छोटी रैलियाँ निकली हैं, प्लान किया जा रहा है। एक तो ये इख्तलाफात 90 दिन के बानी ने कह दिया कि खामोश हो जाएं। बानी से ज़्यादा मेरी इत्तला है आमना कि ये बैरिस्टर साहब क्योंकि वो करीब हैं अपना गंडापुर के, उन्होंने लोगों को कहा कि इस पर बात मत करें, 90 दिन की बात क्यों हुई, लीड कौन करेगा? ये 2 बंदे बैरिस्टर साहब तहरीक जो ये करेंगे। देखिए अभी इस पर कोई तय नहीं हो रहा। अभी वो कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग में ये फैसले होने हैं, लेकिन फोरम जो है ना वो प्लेटफॉर्म ये दे दिया गया, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दे दिया गया, वो उसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी अब 90 दिन को तो छोड़ें, अब 2 से लेके और 1 से लेके 5 तारीख तक मामलात को किधर लेके जाना है। एज़ विज़ी कामना इस वक्त सूरत हाल ये है कि इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लोग तैयार नहीं हैं। कोई मौसम की बात है, बारिशें हैं, फिर लोग थक हार चुके हैं इतनी दफ़ा आने के बाद, तो कोई मोमेंटम नहीं बनना। ऊपर से 2 लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, आपने देखा स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के तलाल चौधरी साहब और राना सलाउल्लाह ने, कि शदीद तरीन सख्ती की जाएगी, किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जाएगी तो हम उसको निपटेंगे, उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी और सब सख्त उनके साथ मामलात किए जाएंगे। लिहाजा फॉर द टाइम बीइंग ये सूरत हाल इस वक्त बन रही है। PTI प्लान कर रही है, अब आगे कितनी कामयाब होती है बाजार आमना यही लगता है कि शायद ये मेरा ख्याल है इतना मोमेंटम नहीं बनेगा। दूसरी बड़ी इत्तला है कि 3 बंदे जो है ना जिनमें अभी भी कहा, एक तो बैरिस्टर साहब को कहा जा रहा है कि गो बिटवीन है, बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान, और साथ इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि दूसरे जो चीफ हैं बैरिस्टर, क्या नाम है उनका, PTI के जो बैरिस्टर है इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, एक वो अली अमीन गंडापुर और ये अपना बैरिस्टर साहब, ये तीनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए जाएँ। और जो आवाज़ें सख्त बोली जाती हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें लोगों को टेम करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरी है कि ये मीडिया और ये मीडिया में जो गालियाँ दी जा रही हैं, ये यूट्यूबर जो सब कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसको रुकवाया जाए। इसके रुकने के बाद वो कहते हैं अगला मरहला आएगा, कोई बातचीत होगी, क्योंकि PTI कह रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कहते हैं नहीं बात करनी। शर्त मेरी तला हमने ये रखी गई है, पहले ये मीडिया में फौज के खिलाफ, बहुत शुक्रिया। ये तीनों चाहते हैं कि मामला ठीक हो जाए। जी, इस वक्त देखते हैं कि क्या ये मामला किस जानिब जाता है, क्योंकि अभी तक तैयारियां उस तरह से जो प्लानिंग है वो इतनी भरपूर नहीं दिखाई दे रही इस तहरीक के हवाले से। शुक्रिया एहतशाम ने इस पर बड़ा हम तजिया अपना पेश किया। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अहम दौरे पर अफ़गानिस्तान गए हैं, जहाँ उनकी अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म
मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी और कायम मुकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी से अहम मुलाकातें हुई हैं। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि सलामती की उमूर पर गुफ्तगू, इलाकाई ममालिक को दरपेश ख़तरात के ख़ात्मे पर इस मुलाकात में ज़ोर दिया गया है। अफ़गानिस्तान के इस दौरे का मकसद क्या है और इसमें किन अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए और इस मुलाकात की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइडलाइन जो मुलाकातें हैं मैनेजमेंट से सिक्योरिटी की सूरत हाल में किस हद तक हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। शाह साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? जी आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर जो फिजिबिलिटी जो प्रोजेक्ट है यूएपी उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन का, जो कि ताशकंद से शुरू होगी और फिर मज़ार शरीफ और लडी कोतल तक, इससे आगे जो है ये कनेक्ट करेगी सी पैक रूट और गवादर पोर्ट के साथ साथ कराची पोर्ट के साथ। ये ओवरऑल रेलवे का एक नेटवर्क जो है, तो ये बहुत बड़ा एक लिहाज से कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है। और ये समझा जा रहा है कि सेंट्रल एशियन ममालिक के लिए और रूस के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि एक्सेस हासिल होगा बोथ वेज ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने में। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, जो इस वक्त पॉजिटिव डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, और इस खत्े में ना सिर्फ इकोनॉमिक बूम की तरफ लेके जाएगा इस खत्े को, पाकिस्तान अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ईरान और इवन चाइना और रशिया से बेनिफिट करेंगे। वो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और जो की लीडरशिप है तालिबान की। पहली दफ़ा हमने देखा कि बड़ा गर्मजोशी से एक दूसरे को गले मिलते हुए नजर आए, हंसते नजर आए। मेरे सोर्सेस ने ये बात बताई है कि इस ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और जिसमें ये यकीन दहानी कराई है सिराजुद्दीन हक्कानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान एक तालिबान कमांडर समझे जाते हैं, और शायद उनकी काविश और कोशिश से भी हार्ड लाइन जो तालिबान लीडरशिप है वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा आगे जाने के लिए तैयार हुई है। अहम जो नुकता पाकिस्तान की तरफ से इस बार भी उठाया गया है वो है दहशतगर्दी का और अक्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का। कल का वाक़या है, कल 5 सुसाइड बॉम्बर्स को गुलाम खान बॉर्डर पे पकड़ा गया जब वो पाकिस्तान में दाखिल हुए, और दाखिले के वक्त जो है अफगानिस्तान की जानिब से उनको एक मस्जिद से गिरफ्तार किया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो इनके लोकल हैंडलर्स हैं खासतौर पर शुमाली वजीरिस्तान में, वो इनको आगे सुसाइड मिशन उन्होंने देने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक मैसेज कन्वे किया जाना है, क्योंकि शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान और साथ साथ बाजोड़ एजेंसी में जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद बाकायदा एक टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसमें कोई दूसरा शक नहीं है, ये ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसमें हम इंगेजमेंट्स तो देख रहे हैं। पहले भी प्रीवियसली भी जो मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद वहाँ से बड़ा हम देख रहे हैं कि इन मामलात को माना भी जाता है, इस पर काम करने के लिए हवाले से अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी किया जाता है, लेकिन अभी तक इस पर काम उस तरह से हो नहीं रहा। क्यों उस पर हम स्पीड उस तरह से नहीं देख रहे? क्योंकि आप जैसे जिक्र भी कर रहे हैं कि कल भी 5 दहशतगर्द वहाँ से आ रहे थे TTP के, जिनको पकड़ा गया है। देखिए, मेरे ख्याल में पेशरफ ना होने की बड़ी वजह 2 वजूहत। एक तो तालिबान के अंदर जो हार्ड लाइन एलिमेंट्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि आप TTP और दूसरे ग्रुपों के खिलाफ जो कि उनके साथ जहाद में लड़ते रहे एक्शन ना लें। लेकिन BLA के मामले में इनको क्या मसाइल हैं, BRA के मामले में इनको क्या मसाइल हैं, ISK को न्यूट्रलाइज करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो मिलिटेंट्स हैं TIP वाले, उनको टारगेट करने में क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे ख्याल में अब बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के जो काबुल इंतजामिया है वो अभी तक एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करती रही है इन मिलिटेंट ग्रुप्स। वो अपने मफादात हासिल करेंगे, जैसे रशिया ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और चाइना की जानिब से बड़ा क्लियर मैसेज है कि जब तक आप दहशतगर्दों और दहशतगर्द ग्रुपों को अपने मुल्क से या निकालते नहीं है या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तो मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें आगे नहीं जाएंगी। तो अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब अगर वाकई काबुल इंतजामिया ने कन्वे किया है कि उनकी इनएबिलिटी है, यहाँ उनका एक्सेस नहीं है इन लोगों के खिलाफ, तो फिर पाकिस्तान खुद स्ट्राइक करे। तो ये एक ऑप्शन है, उस पर गौर हो रहा है। अंदरूनी तौर पे हमने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि देखिए, दीर में कल वाकया हुआ, दरगई में वहाँ अटैक हुआ, शुमाली वजीरिस्तान के साथ बनू में अटैक्स हुए, जनूबी वजीरिस्तान में हुए, बलूचिस्तान का वाकया हुआ है। तो अब मेरे ख्याल में अगर इस इलाके में अगर आप इस किस्म के प्रोजेक्ट लेके आना चाह रहे हैं, चाहे वो UAP प्रोजेक्ट है, चाहे टाइपी प्रोजेक्ट है, चाहे कासा 1000 है, इसके अलावा आपका जो दूसरे ट्रेड इकोनॉमिक के जो है वो प्रोजेक्ट्स है, और आप CPEC में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको दहशतगर्दों और दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा करना पड़ेगा। और आखिरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कभी भी अमेरिका और उसके इत्तेहादी और वो ममालिक जो कि चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि इस खत्ते में अमन आए, तो लिहाजा वो प्रॉक्सीज थ्रू इंडिया भी फंडिंग करें। तो अब आपने
जो प्रॉक्सी वार है वेस्टर्न बॉर्डर पे, जब तक हम उसको न्यूट्रलाइज नहीं करते, रूट आउट नहीं करते, ये तमाम प्रोजेक्ट्स खामख्याली हो सकते हैं। और अफगानिस्तान को भी अब रियलाइज करना चाहिए कि उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी पे आना चाहिए। बिल्कुल अपना किरदार निभाना होगा। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं इस वक्त जो मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, ख़ास तौर पे जो मानसून का ये जो तीसरा स्पेल है, इससे होने वाले नुकसानात के हवाले से हम बात करेंगे और इसमें क्या इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है हुकूमती सतह पर। ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इस हवाले से विज़िट किया, जहाँ उन्हें मानसून की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में रवां साल जो हम देख रहे हैं कि मानसून सीज़न के 21 दिनों में 178 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ग्लेशियर्स के पिघलाव और शदीद बारिशों के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया था कि पाकिस्तान को सालाना सैलाबों के लिए अब तैयार रहना होगा और गुज़श्ता 3 सालों में पेश आए मौसमी सानहात ने इस पेशगोई को दुरुस्त साबित कर दिया। कई ममालिक शदीद बारिशों के बावजूद पानी ज़ख़ीरा करके अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा निज़ाम अपना सकता है या नहीं, और मौसमियाती ख़तरात से निपटने के लिए हमें और क्या करने की ज़रूरत पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब सैयद जवाद हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो क्लाइमेट क्राइसिस है उससे वैसे तो पूरी दुनिया मुतासर है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में है इस वक्त। इसका जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, ख़ास तौर पे सैलाबी सूरत हाल, दरियाए स्वात में क्या हुआ, जानी नुकसानात भी देख रहे हैं, माली नुकसानात भी देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं कि वो तबाह हो जाता है और उसके बाद उसको रीस्टोर करने में कितना टाइम लग जाता है। इस वक्त हमें बताइएगा कि करंटली क्या सिचुएशन है, हम इससे कैसे निपट रहे हैं और मज़ीद हमें इसको बेहतर बनाने के लिए किन इक़दाम करने की ज़रूरत है जंगी बुनियादों पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने का मुझे मौका दिया। जहाँ तक बात आपने क्लाइमेट चेंज की है तो मैं इससे बिल्कुल जी 100% एग्री करता हूँ कि क्लाइमेट चेंज जो कि कुछ अर्सा पहले तक जिस पे लोग उतनी शिद्दत के साथ जो है वो यकीन नहीं रखते थे, वो अब एक रियलिटी बन चुकी है और बल्कि एक भयानक रियलिटी बन चुकी है। और उसमें जो चंद कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज़ में टॉप 5 के अंदर आता है। तो इस सारे ये जो अभी मौजूदा हमारा मानसून के जो पिछले 3 स्पेल गुजरे हैं, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी निशानी है उस चीज़ की। जहाँ तक हमारी तैयारियों का और कि हम इसके साथ किस तरह निपट रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के लिए तो ऑफ कोर्स एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि ग्लोबली एक अप्रोच की ज़रूरत है। उसके ऊपर काम हो भी रहा है, लेकिन जिस स्पीड के साथ और जिस अंदाज से हो रहा है पूरी दुनिया में, ऑफ कोर्स उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। अगर मैं आऊँ मौजूदा स्पेल्स की तरफ, तो इस जो मानसून हमारी 25 जून से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है और उसमें जो नुकसानात हमें हुए हैं, तो अब तक की रिपोर्ट्स जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक तकरीबन 108 डेथ्स हुई हैं। अब इसमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इसमें मेजॉरिटी जो डेथ्स हुई हैं वो ऑलमोस्ट 80% जो डेथ्स हैं वो स्ट्रक्चरल कोलैप्स जो है उसकी वजह से हुई है। तो ये भी हमारे लिए एक बेसिकली एक तरह से एक इंडिकेटर है कि हमें जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है हमारे रिस्पांस की या गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वाक़या इस तरह का नहीं हुआ या कोई डेथ ऐसी नहीं हुई जो कि किसी गवर्नमेंट एजेंसी की नेग्लिजेंस या उसकी वजह से हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 48 आवर्स में ख़ास तौर पे और उससे पहले भी हमारी जितने भी रिस्पॉन्डर्स थे उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेस्क्यू 1122 है, उसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सारों ने बड़ा क्विक रिस्पांस दिया है। जहाँ पे जिधर भी कोई भी जो हमें शिकायत या कोई चीज़ मौसूल हुई है तो उसके ऊपर फ़ौरन रिस्पांस दिया गया। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी, मैं ये जानना चाहूँगी व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कि PDMA पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बेसिकली ये किस तरह से ऑपरेट करती है, इसके अंडर क्या क्या इदारे आते हैं जिनको फौरी तौर पे कहा जाता है कि अब ये मामला आ चुका है, ये क्राइसिस आ चुका है, इसको रिस्पॉन्ड करना है। जी, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बेसिकली
आपके डिज़ास्टर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं उनको स्पेयर हेड करती है। हमारा जो मेन काम है वो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है, अर्ली वार्निंग है, जहाँ पे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है रिसोर्सेज की प्लेसमेंट है, रिकूपिंग है, ये काम बेसिकली हमारे उसमें आता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, चकवाल में जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है ना बोट्स और वो चीज़ें प्लेस की हुई थी, लेकिन ये चूँकि एक एक्सेप्शनल केस था कि वहाँ पे क्लाउड बस्टिंग हुई, तो हमने एडिशनल रिसोर्सेज जो हैं वो फ़ौरन वहाँ पे उनको जो है वो भिजवा दिए। तो हमारा काम बेसिकली टाइमली एडवाइजरीज जो हैं वो इशू करना है, पब्लिक को अवेयर करना है, तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन रखना है, और ताकि जो भी कोई डिज़ास्टर आता है तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में हम उसका जो है वो रिस्पांस दे सकें। ठीक, तो इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि जी हर साल मॉनसून तो आता है, और फिर जब सैलाब आया था 2022 का, तो उसके बाद तो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि तैयार रहना चाहिए, अब तो हर साल ये कहानी हो सकती है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए आप क्या समझते हैं PDMA को ख़ास तौर पे किन रिसोर्सेज की कमी का सामना है, या इसको किस तरह से इफ़ेक्टिव किया जा सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह PDMA फुली इक्विप्ड है जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है। हाँ, जितने भी हमारे डिज़ास्टर्स हैं उसमें जो मेन चीज़ है वो बेसिकली अर्ली वार्निंग होती है कि पब्लिक को जो है वो एडवांस में आप इन्फॉर्म करें कि जनाब कोई चीज़ जो है वो होने वाली है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके तहत भी हमने बहुत एडवांस में जो है ये चीज़ जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उनको भी, और जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी ये कन्वे कर दिया था। इसमें हम एक जो चीज़ अब नई करने जा रहे हैं, एक जो अंडर प्रोसेस है, वो ये है कि हम एक मल्टी हैज़र्ड वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट सर्वे करवाने जा रहे हैं, जिसमें DG खान और राजनपुर के जो हिल टॉरेंट्स हैं उनका सर्वे हमने ऑलरेडी करवा दिया है। ये सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंस इस लिहाज से रखता है कि इसमें 5 रिवर्स आपके जो हैं वो कवर हो रहे हैं, सारे मेजर हिल टॉरेंट्स होंगे, और जितने नाले और लो लाइंग एरियाज़ हैं उन सारों के जो फ्लड प्लेन्स हैं, वहाँ की जितनी भी सेटलमेंट्स हैं जो कि वल्नरेबल हैं, उन सारों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इसके ऊपर हम एक इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली 5 सब सिस्टम्स जो हैं उनके ऊपर बेस कर रहा होगा, जिसके अंदर आपकी अर्ली वार्निंग टॉप पे आती है, उसके बाद आपका रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन आपका आ जाता है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और प्लानिंग आ जाती है उसके अंदर, उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाती है, और फाइनली उसमें रिहेबिलिटेशन और रिकवरी का जो फेज़ होता है वो आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सर्वे हम इस पोजीशन में होंगे कि नेक्स्ट ईयर हम जो है वो इससे भी बेहतर अंदाज से जो है किसी भी डिज़ास्टर का जो है रिस्पॉन्स कर थैंक यू सो मच सईद जवाद हैदर साहब। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे NED यूनिवर्सिटी के हवाले से, जहां दाखिला टेस्ट ने सिंध के तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। A1 और A ग्रेड लेने वाले सैकड़ों तलबा टेस्ट में नाकाम हो गए हैं। अब सवाल ये कि आला नंबर्स लेने के बावजूद तलबा फेल क्यों हो रहे हैं, ये मामला बेसिकली है क्या? इसी पर बात करने के लिए हमारी रिपोर्टर मरियम हसन ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच मरियम, क्या इशू है, ये मामला क्या है, मैटर क्या बना वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट की वजह से जो है कराची के अलावा अब सिंध के तालीमी बोर्ड्स का मायार भी जो है वो हमारे सामने आया है। याद रहे कि इस टेस्ट में लाड़काना मीरपुर खास बोर्ड से A1 और A ग्रेड लेने वाले सैकड़ों तलबा जो है वो टेस्ट पास नहीं कर सके हैं, जबकि सैकड़ों तलबा जो है वो जामिया NED के टेस्ट में फेल हुए हैं। आखान और इंटर बोर्ड कराची के अलावा सिंध के दीगर बोर्ड से इंटर करने वाले 50% से ज्यादा तलबा जो है वो टेस्ट पास नहीं कर सके हैं, जबकि आखान बोर्ड के 89% और इंटर बोर्ड कराची के 76% तलबा जो है वो पास हुए हैं। जबकि अगर हम लाड़काना बोर्ड की बात करते हैं तो तकरीबन 68% स्टूडेंट जो है वो इस टेस्ट को जो है वो क्लियर नहीं कर सके और फेल हो गए हैं। जबकि अगर हम दीगर शहरों की बात करते हैं, खुसूसी तौर पे नवाबशाह बोर्ड की, तो वहाँ पे 55 और सखर बोर्ड पे 66% स्टूडेंट जो है वो टेस्ट पे जो है वो फेल हुए हैं। याद रहे कि ये सिलसिला जो है गुज़िश्ता 3 सालों से जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। पहले भी डाउ मेडिकल कॉलेज के जरिए जो टेस्ट लिया गया था MD कैट का, वो भी मुतनाज़ा करार दिया गया था। इसके बाद वो इस पर इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ आया इस यूनिवर्सिटी के हवाले से?
देखिए बिल्कुल ताहाल किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमारी बात हुई है ज़राए से, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़कर जो है वो टेस्ट में अपेयर नहीं हो पाते हैं और टेस्ट जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है और कॉन्सेप्चुअल बेस पर होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मेजॉरिटी ऑफ जो है वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन तालीमी मायार पर और हमारे बोर्ड्स की कारकर्दगी पर जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है एक बार फिर से इस साल जो है वो खड़ा हो गया है। एनईडी के जरिए जो टेस्ट लिए गए हैं वो दोबारा से जो है एक बार फिर से जो है वो कॉन्स्पिरेसी और उसका शिकार जो है हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हवाले से तलबा का क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या कहना है? तलबा की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें एक और मौका दिया जाए, दोबारा से रीटेस्ट जो है वो लिया जाए। सीएम से भी जो है वो अपील की गई है, जबकि एजुकेशन मिनिस्टर से भी जो है वो जो है वो अपील की गई है कि आप फौरी तौर पर इस टेस्ट को जो है दोबारा से जो है वो अटेम्प्ट करवाएं। जबकि बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो कि मायूसी का भी शिकार नजर आ रहे हैं। याद रहे कि इंतजामी बहरान और रिश्वत के एवज जो है वो नताइज में भी जो है वो तालीमी बोर्ड में जो है वो तब्दीली की जाती रही है, जिसकी वजह से जो है हर गुजरता हुआ साल जो है वो तालीमी मायार को मजीद नीचे गिरा रहा है। डेफिनेटली ये एक तशवीशनाक अमर है। हम देख रहे हैं कि A1 और A ग्रेड लेने वाले ये जो तलबा हैं ये टेस्ट में नाकाम हो गए हैं। इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, जैसे कि आपने डाउ यूनिवर्सिटी का भी इस हवाले से जिक्र किया कि ऐसा ही कुछ मामला वहाँ पर भी देखने को आया था। थैंक यू सो मच मरियम, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया। इसके साथ ही नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।